हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके मतलब आविष्कारक कौन है, जिससे जो भी इसके मेन पॉइंट है उन सबको हम विद ट्रिक के साथ में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो जो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा सुशिर वाद्य यंत्र, और तीसरा है हमारा अवनत या ताल वाद्य यंत्र, और चौथा है हमारा घन वाद्य यंत्र। ठीक है, अब वह पहले हम देखते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन सा होता है, क्या विशेषता है। तो ये तत्वाद्य यंत्र के बारे में है कि जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा होती है? तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, उसे हम कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसकी ट्रिक बनाई है मैंने। साइसी राज का चौसू गुर चिस में भर दूं। ठीक है, क्या है? साइसी राज का चौसू गुर चीसू में भर दूं, गुर चीसू में भर दूं। ठीक है, सा से हो जाएगी सारंगी, ई से हो जाएगा एकतारा, सी से हो जाएगा सितार, रा से हो जाएगा रावण हत्ता, जा से हो जाएगा जंतर, का से हो जाएगा कमायचा, चौ से हो जाएगा चौतारा, सू से हो जाएगा सुरिंदा, और गू से हो जाएगा गुजरी, रा से हो जाएगा रवाज, ची से हो जाएगा चिकारा, सू से हो जाएगा सुरनाई, बहा से हो जाएगा बपंग और अपंग ये दोनों ही हैं, और रा से हो जाएगा रवाब, और दू से हो जाएगा दुकाको। अब आप इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि फिर आपको अगर ये लाइन अच्छी तरह से याद है कि साइसी राज का चौसू गुर चीसू में भर दूं, ये किसकी ट्रिक है? ये हमारी ट्रिक है तत्वाद्य यंत्र की। ठीक है, ये लाइन आपको याद है तो आप इससे आप तुरंत पहचान लोगे, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में ये नहीं है, हाँ इसे ये था, तो आप तुरंत आपका आंसर गलत नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि सारंगी की विशेषता क्या है, कैसे, उन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोक संगीत को रोचक, प्रभावशाली व लयात्मक गति प्रदान करने का साधन ही लोक वाद्य यंत्र है। लोक वाद्य यंत्र क्या है? लोक वाद्य यंत्र है जो लोक संगीत है उसको रोचक और प्रभावशाली एवं लयात्मक गति प्रदान करने वाला साधन लोक वाद्य यंत्र है। अब हम जानते हैं सितार के बारे में। फ्रेंड्स, जो सितार है वो बीड़ा और ईरानी तंबूरा शैली का मिश्रण है। कभी क्वेश्चन ये आ जाता है सीधे सीधे कि कौन सा वाद्य यंत्र हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है, तो वो कौन सा है? वो हमारा सितार है। सितार का आविष्कारक कौन था? सितार का आविष्कारक था अमीर खुसरो। ठीक है, सारंगी के बारे में जानेंगे कि सारंगी राजस्थान के तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है, तो वो हमारी कौन सी है? सारंगी है। सा से आपको सारंगी, और सा से अगर ये आ जाता है तार कितनी है, तो सा से आप लिख देना 27। ठीक है, कितने तार हैं इसमें? 27 तार हैं। रावण हत्ता के बारे में जानते हैं। रावण हत्ता राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगर ये आता है कि सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो तो है हमारा सारंगी। ठीक है, और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? हमारा रावण हत्ता है। ठीक है, जो रावण हत्ता है, रावण हत्ता का जो निर्माण है वो आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को आधे कटे नारियल की कटोरी से का उपयोग होता है, तो वो कौन सा है? हमारा रावण हत्ता है। ठीक है, रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। इसका प्रयोग भोपे और बाबूजी की फड़ गाते समय करते हैं, वह कान गुजरी जाति के लोग इसे करते हैं। और फ्रेंड्स, जो रावण हत्ता है इसका प्रयोग बाबूजी की फड़, रामदेव जी की फड़, डूगर जी की फड़, जवाहर जी की फड़ को बांधते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस किसके में प्रयोग किया जाता है ये देख लीजिए आप। बाबूजी की, रामदेव जी की फड़, डूगर जी की, जवाहर जी की, इन सब की फड़ों को वाचन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। गुजरी, इसमें 9 तार होते हैं। रावण हत्ता से मिलता जुलता होता है। ठीक है, रावण हत्ता से मिलता जुलता होता है। एक तारा में इसका एक जरूर है, लेकिन इसमें तार कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तारा में तार कितने हैं? 2 तार होते हैं। और ये सबसे प्राचीन तो मतलब हमारा रावण हत्ता हो गया, पर एक तारा का संबंध किससे है? नारद जी से है। ठीक है, जंतर, बीड़ा का प्रारंभ, क्वेश्चन आ जाए कि बीड़ा का प्रारंभिक रूप में किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है, तो वो क्या है? हमारा जंतर है। ठीक है, जो जंतर है इसमें 5 या 6 तार होते हैं
और भोपे देव नारायण जी की फड़ को गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जी आ जाता है कि देव नारायण की फड़ को वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा है, जंतर है। रवाब, जो रवाब है, रवाब में 4 तार होते हैं। रवाज, ये जो रवाज है ये बिल्कुल कामायचा यंत्र की तरह होता है और इसमें गज की जगह उंगलियों से इसे बजाते हैं। ठीक है, किससे बजाते हैं, इसे उंगलियों से बजाते हैं। फ्रेंड, जो रवाज है या जैसे मतलब कामायचा के बारे में बताया है, तो कामायचा में क्या होता है कि ये जो कामायचा है वो सारंगी के समान होती है। ठीक है, और कामायचा में 27 तार होते हैं। ठीक है, कामायचा का जो वादक है, प्रसिद्ध वादक के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो है हमारे सखर खां। कौन है, सखर खां को कामायचा वादक के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाना जाता है। चिकारा, चिकारा का क्या है, चिकारा इसका एक सिरा प्याले के आकार का होता है और इसमें 3 तार होते हैं। ठीक है, सुरिंदा, सुरिंदा इसके गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के गज पर घुंघरू बंधे होते हैं, सुरिंदा के भी बंधे होते हैं। मैंने अभी आपको कामायचा के बारे में बताया था कि कामायचा सारंगी जैसा होता है, इसमें 27 तार होते हैं और इसका मुख्य जो प्रयोग करता है वो मांगड़ियार जाति के होते हैं, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है, सखर खां है। ठीक है, तंदूरा, बेड़ो, चौतारा या निशान, मतलब जो तंदूरा है उसको बेड़ो भी कहा जाता है, चौतारा के नाम से भी जाना जाता है, निशान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ये आ जाए आप तो ये देख लेना, इनके ही ये नाम है। और जो ये तंदूरा, बेड़ो, चौतारा है, यह सितार व तानपुरे की शक्ल में होता है। किस आकार का होता है, जैसे सितार और तानपुरा होता है ना, उसी के आकार जैसा होता है ये। और इसमें 4 तार होते हैं और इसे उंगलियों में मिजराब पहनकर इसे बजाया जाता है। क्या पहन के बजाया जाता है, मिजराब। ठीक है, बफंग, बफंग का क्या है कि जो बफंग है वो डमरू से मिलता जुलता होता है, जैसे डमरू होता है ना उस तरह से ही बफंग होता है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता। मोहन बीड़ा, मोहन बीड़ा का इसका निर्माता कौन है, इसका निर्माता है पंडित विश्वमोहन भट्ट। और फ्रेंड्स, जो मोहन बीड़ा है, मोहन बीड़ा ये सरोद, सितार और गिटार का मिश्रण है, मतलब इनका ये एक मिश्र रूप है। ठीक है, मोहन बीड़ा के जादूगर मोहन बीड़ा के बारे में हो गया, और इन्होंने नई राग गोरामा का भी सृजन किया था मोहन बीड़ा ने। बपंग के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को जाना जाता है। ठीक है, बपंग का जादूगर कौन है, जहूर खां मेवाती है, जहूर खां मेवाती। कामायचा का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है साकर खां। सेनाई वादक, प्रसिद्ध सेनाई वादक के रूप में जाना जाता है, तो अगर हम भारत के अच्छे में पढ़ रहे हैं तो वो बिस्मिल्लाह है, और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो वो कौन है, चांद मोहब्बत है। ठीक है, बांसुरी वादक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है हरिप्रसाद चौरसिया, और अलगोजा वादक के रूप में जाना जाता है तगाराम भील को। अब हम पढ़ते हैं वाद्य यंत्र का दूसरा टाइप, जो क्या था, वो है इसका सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें फूंक मारने से जो स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे हम सुशिर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है बीना असी मोर तुस्सी सुमन बाकी शंभू हटो न साहा। क्या है, बीना असी मोर तुस्सी सुमन बाकी शंभू हटो न साहा। बी से हो जाएगा, यहाँ बीना से में हो जाएगा बीन, आ से हो जाएगा अलगोजा, सी से हो जाएगा सींगा, तू से हो जाएगा तुरई, सी से हो जाएगी सिंगी, सू से हो जाएगा सुरनाई, माँ से हो जाएगा मसक, ना से हो जाएगा नड़ या नफीरी, बा से हो जाएगा बाकिया, की से हो जाएगा करना, सा से हो जाएगा सतारा, भू से हो जाएगा भूगल, और हा से हो जाएगा हरनोई, टो से हो जाएगा टोटो, और ना से हो जाएगा नागपड़ी, और साहा से क्या हो जाएगा, सहनाई। ठीक है, ये हमारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। अब आपको सुशिर वाद्य यंत्र में अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये मान लीजिए आपको ट्रिक याद है, इनके आप पहले वर्ड से पहचान जाओगे कि हाँ आ है, तो आ से मतलब अलगोजा है, सी से सींगा आ जाएगा, मो से अपन बना लेंगे इस तरह से, क्या मो से क्या है, रा से क्या है, इस तरह से आपको ये भूलने का कोई नहीं रहेगा। अब इनके बारे में जानते हैं हम। सहनाई,
जो शहनाई है वो सुशिर सुशिर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है सुशिर का? वो शहनाई है। ठीक है, शहनाई को नफीरी या सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। बाकिया, जो बाकिया है ये बाकिया पीतल की बनी हुई होती है और ये धार्मिक वाद्य यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग लंगा गायक हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मसक, मसक एक थैलेनुमा होता है जिसे कांख में दबाकर इसको मतलब बजाया जाता है और ये एक आधुनिक जो आधुनिक बैग पाइपर है उसके उसके रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, नड़, नड़ क्या है? ये भी मसक जैसा ही होता है और प्रसिद्ध नड़ वादक के रूप में किसको जाना जाता है? कर्णा भील को जाना जाता है। ठीक है, कर्णा भील प्रसिद्ध नड़ वादक के रूप में जाने जाते हैं और जो कर्णा भील है वो जैसलमेर के हैं। नागफड़ी, जो नागफड़ी होती है वो सर्पिला आकार की होती है, पीतल की बनी हुई होती है। तारपी, तारपी लौकी से बनी हुई होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी किससे बनी हुई है, जैसे कि रावण हत्ता का आ जाता है कि वो आधे कटे नारियल की उससे कौन सा वाद्य यंत्र बना हुआ है, तो वो कौन सा हो गया हमारा? रावण हत्ता हो गया। सतारा, सतारा है वो बांसुरी, अलगोजा, शहनाई का मिश्रण है। किसका मिश्रण है सतारा? हमारा बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रण है। शंख, शंख ये जंतु का अंडा है जो कि समुद्र से उत्पन्न होता है। अब फ्रेंड्स हमारा तीसरा वाद्य यंत्र है वो है हमारा अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र में क्या है? इसमें पशुओं के चमड़े से निर्मित होता है। बस चोट मारने के स्वरों से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि ढोलक, सिंपल शब्दों में जो ढोलक है वो हमारा कैसा है? वो हमारा अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। अब इसकी ट्रिक है, डैडी की दाढ़ी को धो दे, मामा और नौतान मृदंग पर चढ़ो। ठीक है, डैडी की दाढ़ी को धो के मामा और नौतान मृदंग पर चढ़ो। डैडी, डै से हो जाएगा डेरू, डा से हो जाएगा ढाक, धो से हो जाएगा धोसा, माँ से हो जाएगा मादल और धो से हो जाएगा, ये धोसा 2 बार आ गया है। डा से हो जाएगा डमरू, दी से हो जाएगा दीप को और दा से हो जाएगा दमामा, माँ से हो जाएगा माठ, डो से हो जाएगा ढोलक और नौ से हो जाएगा नौबत और ता से हो जाएगा तासा और ना से क्या हो जाएगा हमारा? नगाड़ा और मृदंग हमारा ये है ही है। ठीक है फ्रेंड, जो पाबूजी के जो पावड़े बाजते समय कौन सी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो माठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाबूजी के पावड़े बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है? माठ का है। ठीक है, जो मुसलमानों में ताजिया निकालते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? हमारा ताशा है। ठीक है, ताशा का किस में किया जाता है? मुसलमानों की जो ताजियों के समय ताशा का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध और क्या है? हाँ, नौबत क्या है? जो नौबत है वो धातु की अर्ध अंडाकार इसकी आकृति होती है और भैंसे की खाल मड़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से इसे बजाया जाता है। और बजाए जाने वाली नौबत वाद्य यंत्र प्राचीन काल में युद्ध के समय वर्तमान में मंदिरों में इसे बजाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े आकार का जो होता है जिसे डंडे से ऐसे करके बजाया जाता है वो उसे क्या बोलते हैं? नौबत बोलते हैं। ठीक है, नगाड़ा या बम सुपारी के आकार का और अवनद वाद्य यंत्र सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, जो आपने नौबत पढ़ा, नौबत को तो मतलब गले में ऐसे गले में लटका के ऐसे बजाते हैं ना, कसकर डोरियों से बांध लेते हैं फिर करते हैं। और ये नगाड़ा क्या है? जो बहुत बड़ा होता है और ये सुपारी के आकार का, इसका जो आकार है वो सुपारी के आकार का जैसा होता है और ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। राणा, ढोली जाति आदि इसे बजाते हैं। ठीक है, ढोल सबसे प्राचीन व मांगलिक वाद्य यंत्र है। अभी आ जाए कि अवनद वाद्य यंत्र में सबसे मंगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है व सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो कौन सा है? हमारा ढोल है। ठीक है, ढोल। डफली, ये डफ का छोटा रूप होता है। घेरा क्या होता है? इसकी आकृति एक अष्टभुजाकार है जो कि ढप के समान होती है और ढप कैसा होता है? डफली के समान होता है। ताशा की आकृति एक परातनुमा होती है और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया या मुहर्रम के अवसर पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, डमरू जैसा कि आप जानते हो ये शिव का वाद्य यंत्र है
और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अभी कौन करते हैं? मदारी करते हैं। ढेरू या ढाक, ढेरू या ढाक क्या है? ये डमरू का ये एक बड़ा रूप होता है। खंजरी, जो खंजरी है ये चंग जैसा होता है, ठीक है। धौसा, और धौसा की जो आकृति होती है वो नगाड़े जैसी होती है। दगामा या टामक, ये कड़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा होता है। और ढाक है, इसका हीरामन के गोट बांसते समय गुजर जाति के भूपों के द्वारा डांक बजाई जाती है। किसके द्वारा बजाई जाती है? ये हीरामन के जो हीरामन के जो गोट हैं उसे बांसते समय ना भूपों के द्वारा, गुजर जाति के जो भोपे हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है हमारा घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि घन वाद्य यंत्र है क्या है। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने पर या आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। क्या इससे क्या हुआ, मतलब क्या डेफिनेशन बताई थी इसकी? ये धातु से, मतलब इनका जो ये धातु से बने हुए होते हैं और इन पर जब चोट मारते हैं या आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब इनकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? इसकी ट्रिक है श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख बढ़े। श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख बढ़े। श्री से हो जाएगा श्रीमंडल, माँ से हो जाएगा मंजीरा, हा से हो जाएगा हाक्कल, माँ से हो जाएगा माठे, रा से हो जाएगा रमझोल, था से हो जाएगा थाली, ची से हो जाएगा चीपिया, खा से हो जाएगा खड़ताल और भा से क्या होगा? भरनी, और झा से हो जाएगा झांझ, और का से हो जाएगा करतल, और केर से क्या होगा? केर से हो जाएगा कंगरच, ठीक है। खड़ताल, खड़ताल को हम करताल भी कहते हैं। और जो साधु सन्यासी, ये जो खड़ताल या करताल जो भी है, इसका प्रयोग साधु सन्यासियों का ये वाद्य यंत्र है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग साधु और सन्यासी करते हैं। और खड़ताल के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है? इसका जो जादूगर है वो सद्दिक खां मांगड़ियाकर को जाना जाता है, ठीक है। अभी आ जाए कि खड़ताल का प्रसिद्ध जादूगर कौन है, तो कौन है इसका जादूगर? सद्दिक खां इसका प्रसिद्ध जादूगर है। रमझोल क्या है? ये घुंघरू को नीचे से घुटनों तक बांधने वाला रमझोल होता है। श्रीमंडल क्या है? इसकी आकृति, इसकी जो बनावट होती है वो झाड़ीनुमा पौधे के समान इसकी आकृति होती है। कांग्रक्ष, इसका आकार एक झुमके के समान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे वाद्य यंत्र का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम जानते हैं कि कुछ ये हमारे चित्रकारी के मतलब कौन कौन से संग्रहालय कहाँ पर है, उसके बारे में जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो पॉइंट भी मैंने इसी में जोड़ दिए हैं। जैसे राजस्थान का पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान का पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है, ठीक है। पुस्तक प्रकाश कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में है। जैन भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। कोटा संग्रहालय कहाँ पर है? कोटा में है। और अलवर संग्रहालय अलवर में। ये पॉइंट आप जरूर याद कर लेना। ये चित्रकला ये टॉपिक में आते हैं तो जो मतलब ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। पोथी खाना है, सरस्वती भंडार है या पुस्तक प्रकाश है, ये सब आप जरूर याद कर लेना इनको। राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है। ये पॉइंट मैंने यहाँ इसी में जोड़ लिए हैं। अंकन संस्था कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में है। कलाव्रत कहाँ स्थित है? जयपुर में है। आयाम भी जयपुर में है। पैग कहाँ स्थित है? ये भी जयपुर में स्थित है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। धोरा कहाँ पर है? जोधपुर में है। चितेरा का जी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। टमखड़, अब जी आ जाता है कि टखमड़ 28 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? चित्रकला से है। कहाँ पर है? उदयपुर में है ये। तुलिका कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? वो भी जयपुर में स्थित है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके कमेंट करना। अगर कुछ कमी हो तो वो भी मुझे बता देना। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।